और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है वो कैसे होता है, आपको कैसे गारंटीड यहाँ पे मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देखने आए हैं वहाँ पे ये थंबनेल को देख करके आए होंगे कि यहाँ पे आपको आईपीओ श्योरशॉट कैसे मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्या मैंने आपको थंबनेल में बताया और जो एक्चुअली इस वीडियो में होने वाला है। क्योंकि देखो, जो मार्केट में रियलिटी होता है ना वो टोटली डिफरेंट है। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि आपको 100% ऑफ द टाइम जाकर के अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ही पता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो रियलिटी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कैसे अलॉटमेंट होता है, कहाँ पे आप अपना चांसेस बढ़ा सकते हो। देखो, यहाँ पे 100% टाइम आपको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, इतना आप जाकर के नोटिस करो, लेकिन चांसेस बढ़ाने का क्या तरीका है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, क्या प्रोसेस होता है आईपीओ का उसके बारे में बात करने वाले। तो इन सभी को मिस्टेक को आप अवॉइड करोगे तो जाकर के आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो गाइस, चलो अपना वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली आईपीओ का सारा प्रोसेस चलता कैसे है। सो गाइस, बेसिकली अगर हम सबसे पहले देखें कि आईपीओ का अलॉटमेंट का जो रूल होता है, तो रूल नंबर 1 में यहाँ पे देखोगे कि जो अलॉटमेंट होता है ना वो कोई कंपनी नहीं करती। यहाँ पे एक रजिस्ट्रार बनाया जाता है जो कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो एनएससी हो गया या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन सभी के हेल्प से रजिस्ट्रार जाकर के अलॉटमेंट के प्रोसेस को जाकर के आगे एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है ना कि जितने भी यहाँ पे आपको आईपीओ में अलॉटमेंट दिखते हैं उन सभी को सबसे पहले वैलिडेट किया जाता है। मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है जो कि आईपीओ के थ्रू 1000 शेयर्स मार्केट में देना चाहती है। यहाँ पे जो आईपीओ के अंदर यहाँ पे 3 कैटेगरी आता है। सबसे पहला, 1000 कंपनी अगर ऑफर कर रही है तो वहाँ पे 800 आईपीओ के लिए 800 शेयर के लिए यहाँ पे जाकर एप्लीकेशन है, तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं। यहाँ पे 1000 शेयर्स अगर कंपनी आईपीओ के थ्रू ऑफर कर रही है, अगर 1000 लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे वो सेम नील हो गया, मतलब वो नॉर्मल उसी केस में हो गया, वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जाकर के मार्केट में मान लो 1000 कंपनी 1000 शेयर्स आईपीओ के थ्रू जाकर के कंपनी मार्केट में दे रही है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ गया वो 1200 या 1500 हो गया, मतलब 1000 से ऊपर आ गया, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो इन तीनों के केस में जो अलॉटमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अब हम लोग अलॉटमेंट समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। सबसे पहला केस अंडर सब्सक्राइब, जहाँ पे 1000 शेयर्स था टोटल, कंपनी ऑफर कर रहे थे और लोगों ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए। वहाँ पे अलॉटमेंट जो क्या होगा ना, सभी लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो एप्लीकेशन है वो कम है। तो वहाँ पे सभी को इक्वली मिलने का चांसेस है, जो लोग जितने लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अगर मान लो 1000 जो कंपनी ऑफर कर रही है, 1000 शेयर्स ऑफर कर रही है आईपीओ के थ्रू, 1000 लोगों ने उसको अप्लाई करा है, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ शेयर्स है सबको एक, जितने पैन कार्ड होल्डर्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, सभी को एक लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जो मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे जितने भी आईपीओ जा रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम, मतलब 99.99% ओवर सब्सक्राइब जा रहे हैं। तो इस केस में मान लो 1000 शेयर्स की कंपनी जो है आईपीओ के थ्रू ऑफर कर रही है, 1200 लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई कर, तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली जो लॉटरी सिस्टम होता है ना वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि ये स्टेप फॉलो कर लो, ये मेथड फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको जाकर के ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको 100% ऑफ टाइम मिल जाएगा। एक्चुअल में गाइस, यहाँ पे कोई भी आपको 100% ऑफ टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी के लिए इक्वली चांसेस होता है कि आईपीओ पे अलॉटमेंट मिलने का। सो गाइस, अभी आपने समझ लिया कि जो इंपॉर्टेंट रूल होता है आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए वो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पाते हैं कि आप अपना जो चांसेस है उसको कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, चांसेस आप बढ़ा सकते हो, 100% ऑफ द टाइम्स कभी भी आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी आईपीओ मान लो 1x है अगर, तो उसका जो ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब कोई एक क्वांटिटी के लिए यहाँ पे 200, 1000, 2000 लाख ऐसे जाकर के एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ चांसेस बढ़ा सकते हो। अब चांसेस बढ़ाने में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि मान लो आईपीओ है वो 3 दिन के लिए ओपन होता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको लास्ट डेट पे अप्लाई जा करके नहीं करना है। देखो, आप लास्ट डेट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत लोगों को मिला है। यहाँ पे लास्ट डेट में प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभी जो यूपीआई मैंडेट है वो नहीं आता है, आपके ब्रोकर के थ्रू ग्लिच होता है, वहाँ पे आपको यूपीआई मैंडेट नहीं आता है। फर्स्ट डे और सेकंड डे आप जाकर के, लास्टली आप जाकर के अप्लाई कर लो, यूपीआई जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सेप्ट कर लो, वो आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि कभी कभी ग्लिच होता है बैंक के साइड से भी, तो सर्वर डाउन होने के कारण वहाँ पे जाकर के आप मैंडेट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। सेकंड पॉइंट, अब आप जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं तो वो 5 लोगों के पैन कार्ड से अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो यूपीआई अकाउंट रखते हैं, जो यूपीआई मैंडेट जो क्रिएट कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट से करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको उन सभी 5 के बैंक अकाउंट से जाकर के अप्लाई करना है। तो वहाँ पे हो गया कि जो डीमेट अकाउंट जिस इंसान का है, उसी इंसान का वहाँ पे जाकर के जो पैन कार्ड होना चाहिए बैंक के अंदर वो होना चाहिए। तो मतलब सेम इंसान का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और उसी का डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी जो पेमेंट का ऑप्शन आता है, अभी आप देख रहे हो कि वहाँ पे भी ग्लिच आता है। बहुत लोगों को मिला भी है, बहुत सारे लोगों को मिला भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको अगर सेफर साइड खेलना है, अपना चांसेस को और बढ़ाना है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप जाकर के जो डीमेट अकाउंट जिस इंसान का है उसी के बैंक अकाउंट से आप जाकर के यूपीआई मैंडेट क्रिएट कराओ। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहाँ पे ये आता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, मान लो आपके पास जो डीमैट अकाउंट है, आपके पास ज़ीरोधा है, एंजल वन के अंदर है, आपका फायर्स के अंदर है, धन के अंदर है, आपके पास 4-5 डीमैट अकाउंट है। आपको 4-5 डीमैट अकाउंट से जाकर के सेम मतलब जो पैन कार्ड का जो आपका जो डीमैट अकाउंट है उससे अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रो से भी जाकर के सेम मान लो बजाज का आईपीओ आने वाला एग्जांपल ले लेते, तो आपने बजाज के आईपीओ में धन से भी आपने जाकर के डाल दिया, ग्रो से भी सेम डीमैट अकाउंट डाल दिया आप अपने नाम से, 3-4 सेम डीमैट अकाउंट से आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जितना भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट कैटेगरी में चला जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है। इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप एप्लीकेशन में डिटेल डाल रहे हो, कट ऑफ प्राइस जो भी डाल रहे हो, तो कट ऑफ प्राइस हमेशा जो अपर लिमिट का होता है आपको वो डालना है। कभी भी लोअर लिमिट का अपर मतलब जो प्राइस बैंड होता है उस पर मत डालना, क्योंकि जितने भी इंडिया में आईपीओ आ रहे हैं वो अपर बैंड में आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा पैसा देगा, आप इसको इस तरीके से समझोगे किसी भी चीज़ का ऑप्शन हो रहा है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये अगर आपने कम लोअर बैंड पे डाला है तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ना, ये जब अलॉटमेंट का प्रोसेस चेक किया जाता है उसी समय आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो उसके लिए अलॉटमेंट के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि जितना भी आपका बेसिक डिटेल है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सो अभी जितने भी ब्रोकर होते हैं इंडिया के अंदर, जितने भी स्टॉक ब्रोकर है, उनके पास क्या है ना कि उनके पास एक पूरा प्रॉपर जो मैकेनिज्म है आपको वेरीफाई करने का वो होता है। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से जाकर के कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी आप डिटेल डालोगे वो आपको 100% ऑफ टाइम करेक्ट डालना है, सारा जो डिटेल रहेगा आपको सही डालना है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो लास्ट डे थर्ड डे होगा ना, थर्ड डे पे आपको सुबह सुबह जाकर के आपको जो जितने भी वहाँ पे कैटेगरीज है, मान लो रिटेल हो गया, फिर एचएनआईज हो गया, बिग एचएनआईज हो गया, स्मॉल एचएनआईज हो गया, क्यूआईबी हो गया, आपको उन सभी में जाकर के देखना है कि सबसे कम एप्लीकेशन कहाँ पे लगा है, सब्सक्रिप्शन रेट जो है सबसे कम कहाँ पे। तो आपको वहाँ पे जाकर के अपना जो आपका रेट है, आपका जो अप्लाई करने का रेट है, उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे जो चांसेस होता है, क्योंकि देखो कैसे होता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे अलॉटमेंट ना जो पूरा वो लॉटरी बेसिस पे होता है, मोस्टली सब जगह लॉटरी बेसिस पे ही होता है। बट जहाँ पे आपको सबसे कम सब्सक्रिप्शन रेट दिखेगा वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे अगर आप मल्टीपल जाकर के एप्लीकेशन डालते हो तो होगा कोई वीडियो में कंक्लूजन मिला होगा, समझ में आया होगा कि कोई भी आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको 100% टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक चांसेस बढ़ा सकते हो, कभी भी 100% आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मेरा बस मोटिव इस वीडियो को ये बनाना था क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, वहाँ से मुझे एक कंक्लूजन यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे ये लोग हैं ना वीडियो को पूरा का पूरा जितने भी स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर है इस वीडियो को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। एक्चुअली सो गाइस होप आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आया होगा, बेसिकली समझ में आया कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है, आईपीओ का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, कैसे आपको अलॉटमेंट में चांसेस बनाना है, ना कि आपको 100% टाइम जाकर के अलॉटमेंट मिलेगा। होप आपको सारा का सारा कुछ समझ में आएगा। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।